जो स्टेप है वो क्या है कि हम टास्क में जाकर जर्नल एंट्रीज देखते हैं। टास्क जर्नल एंट्री, याद रखिएगा जर्नल एंट्री से मुराद ये है जर्नल एंट्री। जर्नल इंग्लिश में एक तो जर्नल को भी कहते हैं, देखें दो जनरल हैं इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं। जनरल जर्नल, जनरल जी से आता है, जर्नल होता है रजिस्टर। जनरल यानी जो आम एंट्रीज होती हैं जो डेली रूटीन में आपको करनी पड़ती हैं बार बार, वो जनरल एंट्रीज होती है, जनरल एंट्रीज होती हैं। इसमें जो आप डेबिट और क्रेडिट करेंगे उसका ताल्लुक आपके मोबाइल की सेल परचेज से नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने, क्योंकि आज हमने जो कंपनी क्रिएट की वो मोबाइल की शॉप है ना, इसमें प्रैक्टिस के लिए, तो अगर आपने सेल करना है मोबाइल तो जनरल एंट्री नहीं करेंगे ठीक है। अगर आपने परचेज करना है मोबाइल तो जनरल एंट्री नहीं करेंगे। तो फिर जनरल एंट्री कौन सी होंगी? जनरल एंट्री वो होगी जैसे आपने एक्सपेंस देना है, कोई रेंट एक्सपेंस पे करना है, ऑफिस की कोई टेबल ख़रीदनी है जो हमने बनाई थी अभी, ऑफिस सप्लाईज ख़रीदनी है या कोई और चीज़ ख़रीदनी है। लेकिन जैसे ही सेल और परचेज का मरला आएगा तो यू हैव टू डू द वाउचर एंट्री। आपको फिर वाउचर्स बनाने होंगे, जनरल एंट्री से नहीं। बात समझ में आई? अगर आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल तो इसका ताल्लुक आपकी इन्वेंट्री से नहीं होता। इन्वेंट्री क्या चीज़ है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। इन्वेंट्री क्या है? द आइटम यू वांट टू सेल आउट, वो इन्वेंट्री है जो आप आपके मोबाइल फ़ोन है ना। हमारे पास इस प्रोजेक्ट में मोबाइल फ़ोन आपकी इन्वेंट्री है। तो जनरल एंट्री में मोबाइल फ़ोन के सेल और परचेज को नहीं किया जाएगा, बाकी तमाम काम किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट हो रही है एंट्री इसमें होगी। तो चलिए पहली एंट्री बनाते हैं। पहली एंट्री मैंने भी इन्वेस्टमेंट की बनाई थी, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बोल चुका हूँ कि अगर पुरानी कंपनी है तो ओपनिंग बैलेंसेज होंगे, नई कंपनी है तो ओपनिंग बैलेंसेज नहीं होंगे, जनरल एंट्री से काम शुरू होगा। तो चलिए कुछ एंट्रीज कर लेते हैं। और ओपनिंग बैलेंस हमने डाले हुए हैं और बैंक में भी पैसे हमारे पास शो हो रहे हैं। लेकिन क्या रिपोर्ट्स में तमाम चीज़ें आ चुकी होंगी? हिस्ट्री की रिपोर्ट्स देखी पहले आपने? ट्रायल बैलेंस में आ चुका होगा, अभी थोड़ी देर बाद देख लेंगे, ठीक है। चलिए जी पहली एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि हमने ऑफिस की सप्लाईज और ख़रीदी, ऑफिस सप्लाईज बढ़ गई, तो डेबिट क्रेडिट क्या होगा ऑफिस सप्लाईज में? डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए? ऑफिस सप्लाईज डेबिट, ऑफिस सप्लाईज यहां से देखिए सिलेक्ट किया, नजर आ रहा है? अच्छा, और लेट्स सपोज आपने 1000 की ऑफिस सप्लाईज ली हैं, 1000 की, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा इसमें? कैश पे लिए, कैश क्रेडिट हो सकता है। और क्या क्रेडिट हो सकता है? भाई अगर बैंक से पेमेंट करने, बैंक भी क्रेडिट हो सकता है, पेटी कैश भी क्रेडिट हो सकता है, लेकिन ये 1000 का अमाउंट है तो कैश इन हैंड से कर देते हैं, ठीक है। डेबिट हो गया ऑफिस सप्लाईज 1000 से और क्रेडिट हो गया कैश 1000 से। और ये जो बीच में लाइन होती है इसमें क्या लिखना चाहिए? डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए, यानी नरेशन लिखनी चाहिए। जैसे हम इसमें लिख सकते हैं परचेस्ड ऑफिस सप्लाईज। अच्छा, अब ऑफिस सप्लाईज मैंने कहा था तमाम वो चीज़ें होती हैं जो स्टेशनरी वगैरह और क्रॉकरी इस तरह की होती हैं। तो जब भी आप खरीदेंगे ऑफिस सप्लाईज तो ब्रैकेट में लिख देंगे क्या लिया था। जैसे पेन लिए, पेन खरीदे, बुक्स खरीदी, तो ये भी लिख दिया करें कि ऑफिस सप्लाईज में लिया क्या था। जैसे फर्नीचर खरीदें तो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए कि खरीदा क्या था फर्नीचर में, टेबल ली थी या चेयर ली थी, ठीक है। अब क्या करेंगे? हाँ भी बताएं क्या करेंगे? सेव कर देंगे इसको, सेव। अच्छा, सेव करने से क्या होता है? पोस्ट हो जाती है जनरल एंट्री। पोस्ट का क्या मतलब है? पोस्ट, देखिए अगर आप ये सेव के बटन पे माउस को ऊपर करके रखें तो दिखा रहा होता है, लिखा हुआ कि पोस्ट द जनरल एंट्री। पोस्ट का मतलब होता है ये इसकी रिपोर्ट बना देता है, पोस्ट कर देता है। पोस्ट का मतलब होता है भेजना। पोस्ट ऑफिस होता है ना, जैसे पोस्ट ऑफिस किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाने वाला ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। हमारे उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करते हैं डाकखाना। पोस्ट मीनिंग होती भेजना, कोई चीज़ भेजी जा सकती। सेव कर दिया, हर एंट्री अलग-अलग सेव होगी। ये ना हो कि दूसरी एंट्रीज के नीचे बनानी शुरू कर दें। ऑफिस की टेबल खरीदी है, क्या एंट्री होगी? ऑफिस फर्नीचर डेबिट, सपोज ये 10,000 की है। कैश पे खरीदी है, क्या एंट्री होगी? कैश क्रेडिट 10,000। और यहाँ पे हमने नरेशन लिख दी
परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर, और फर्नीचर में आपने लेट्स सपोज टेबल ली है, ठीक है, बस टेबल लिख दीजिए, ये भी सेफ, सही है। अच्छा, रेंट पे किया, ऑफिस का रेंट पे किया, कैश आया या गया? कैश तो क्रेडिट होगा, इसका मतलब ये ऑफिस का एक्सपेंस डेबिट करना पड़ेगा यहाँ पे, ऑफिस रेंट एक्सपेंस। तो चलिए जी, रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दिया हमने, लेट्स सपोज ये हमने पे कर दिया 20,000 और ये पेमेंट चलिए हम बैंक से कर देते तो बैंक क्रेडिट कर सकते हैं ना भाई, बैंक के चेक से पे किया तो बैंक को, एचबीएल को क्रेडिट कर दिया मैंने यहाँ से। पेड ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021, ठीक है भाई, पूरी नरेशन लिखा करें किस महीने का दिया आपने रेंट, सही है। ये भी हो गया। अब इसका मतलब है कि आपने यहां से वो जर्नल एंट्री नहीं करनी जिसका ताल्लुक सेल और परचेज से है, वो देखिए मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, एक और एक्सपेंस हो गया, आपने ऑफिस के स्टाफ के लिए 500 रुपए का लंच मंगवाया और पेमेंट करी पेटी कैश से, एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस क्या है? लंच एक्सपेंस 500। क्रेडिट क्या होगा? अगर कैश इन हैंड से किया तो कैश इन हैंड, नहीं तो क्रेडिट हो जाएगा। पैसे कहां से जा रहे हैं? पेटी कैश से। और यहां क्या लिखेंगे? पेड फॉर लंच एक्सपेंस फॉर द स्टाफ, स्टाफ के लिए, सही है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है अकाउंटेंट्स के लिए। अच्छा, ये मैंने सॉरी 500, अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होगा तो ये एरर दे देगा पिछली, जैसे मैंने यहाँ 500 लिखा, यहाँ 5000 कर दिया, एक जीरो ज़्यादा था, उसने रोक दिया कि ऊपर तो डेबिट 500 है, नीचे आप 5000 कर रहे हैं, तो उसने रोक दिया था, मैंने इसको एडिट कर लिया, ठीक है। सही है भाई। ऑनर ने बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए 30,000 रुपये निकाले, कोई है तो बुला लो बेटा। ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से 30,000 रुपीज़ विड्रॉ किए, ठीक है, सही है भाई, समझ में आ रहा है विड्रॉ क्या होता है? ड्राइंग। तो यहाँ क्या एंट्री क्या बनेगी? कैश तो गया है ना, बैंक से गया, ड्राइंग डेबिट, और बैंक कोई भी एक बैंक हम क्रेडिट कर देते हैं, वी हैव 2 बैंक्स, एमसीबी क्रेडिट कर देते हैं 30,000 से। अरे हाँ, वो असल में जल्दी में शायद वो उसके ऊपर ही ड्राइंग था, ठीक है, ड्राइंग, ठीक है। अच्छा जी, 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। और नरेशन में क्या करेंगे कि ऑनर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। नज़र आ रहा है? वैसे नज़र आ रहा है ना, बस ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है भाई। पर्सनल यूज के लिए ऑनर ने ड्राइंग की, ड्राइंग। इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स जो होते हैं उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंग्लिश को भी इम्प्रूव किया कीजिए। आप लोग जो प्रोफेशनल बच्चे बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आईटी प्रोफेशनल या किसी और फील्ड में, प्रोफेशनल का मतलब होता है जो एरर ना करे, किसी भी चीज़ में गलती ना करे, वो प्रोफेशनल होता है, उसकी कोई भी फील्ड हो। अगर यहाँ से आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कोई सीखता है आप में से, गर्ल्स में से, तो वो भी प्रोफेशनल होते हैं। अगर कोई मिस्टेक ना करें, किसी के बाल वाल ना जला दें, तो वो प्रोफेशनल नहीं होगा। अगर कोई मिस्टेक उससे हो जाती, प्रोफेशनल हर फील्ड में बन सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इंग्लिश में ड्राइंग का मतलब कुछ और भी होता है, यहाँ विड्रॉ यानी ड्राइंग दूसरी चीज़ है अकाउंटिंग में। देखिए इंग्लिश बड़ी अमेजिंग चीज़ है, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ, शायद आप में से कुछ लोग बाद में इंग्लिश का कोर्स करें तो उनको शौक पैदा हो इस चीज़ से, इंग्लिश सीखने में। मसलन वाटर का क्या मतलब है, और वाटर्स का, वाटर्स, देखिए आज तक वाटर का मतलब पता, वाटर्स का मतलब किसी को भी नहीं पता। सी, समुंदर, वाटर्स कहते हैं समुंदर को, वाटर पानी और वाटर समुंदर, देखिए कितनी चेंजिंग्स है।
सीखिएगा कभी, ठीक है। अच्छा चलें, तो ये एंट्री हो गई ड्राइंग डेबिट, एमसीबी क्रेडिट, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अगर पुराना बिजनेस में है तो क्या दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? भाई 10 लाख मैंने लगाए थे, 3-4 साल गुजर गए, मैंने कहा ऑफिस में और कोई काम करा लूँ, मैंने 5 लाख और लगा दिए अपने ऑफिस पे, कोई छत बनवा दी, कोई दीवार बनवा दी, कोई नई अलमारियां बनवा ली, तो अब एंट्री क्या होगी? दोबारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की एंट्री याद ना हो, समझ में ना आए तो रट लें, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। इसमें हमेशा कैश आता है, कैश इन हैंड आता है 5 लाख। 5 लाख ऑनर दोबारा से कहीं से उसने बीसीबीसी डाली है, कोई नाम निकल आया उसका, उसने 5 लाख बिजनेस पे लगा दिए, तो 5 लाख का कैश दोबारा बिजनेस के लिए या तो बैंक में डाल दिया उसने या कैश की सूरत में रखा, ठीक है। और क्रेडिट किसे किया? इन्वेस्टमेंट में किसे? कैपिटल, कैपिटल को, यस, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, और 5 लाख से, यानी 5 लाख किसी तरीके से उसको मिले तो उसने बिजनेस में लगा दिए, तो दोबारा भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो इन्वेस्टेड अगेन इन द बिजनेस, ठीक है। नरेशन लिखता जा रहा हूं मैं। अब ये समझ में आया कि जर्नल एंट्रीज कौन सी हो रही हैं इसमें। कोई मैंने नोकिया मोबाइल सेल किया, परचेज किया, यहां नहीं होंगी ये एंट्रीज। नोकिया मोबाइल यानी आपका जो बिजनेस के आइटम्स हैं, गुड्स हैं। अब देखिए गुड्स का वर्ड आया, गुड का क्या मतलब है? अच्छा, गुड्स का मतलब एस लग गया, वाटर में एस लगा था, वाटर समुंदर हो गया। गुड का मतलब, अच्छा, गुड्स का मतलब सामान। इंग्लिश में एस लगाने से कैसे चेंजिंग होती है? गुड्स, सामान जो बेचा जाएगा, इसको भी गुड्स कहते हैं। तो यहाँ गुड्स की एंट्री नहीं होगी, इन्वेंट्री की एंट्री नहीं होगी, सही है। अब वो कैसे होगी? यानी आपको सेल दिखानी है, कहीं एक नोकिया बेच दिया, 4 सैमसंग बेच दिए, तो कैसे करेंगे? तो ये वाला स्टेप लिख लिया आप लोगों ने, जर्नल एंट्रीज करने आपको पहले से आपने कराई भी होंगी मेरे ख्याल से, यहाँ तक शायद आता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप लोग। कहां से करते हैं? टास्क में जाके जर्नल एंट्री करते हैं, टास्क में जाके। और चार्ट अकाउंट कहां से बनाते हैं? मेंटेन से। और रिपोर्ट, मेंटेन, टास्क, 3 मेन्यूज इंपॉर्टेंट है। मैंने 2002 में पीएचडी सीखा ना, बताया, और 2003 में पहली किताब लिख दी थी। जब से यानी मैं पीएचडी पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मैंने आज तक मेंटेन, टास्क और रिपोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन्यू नहीं देखे इसमें। हालांकि कितने सारे मेन्यूज हैं, फाइल भी है, एडिट भी है, और भी है, लेकिन मेंटेन, टास्क, रिपोर्ट, क्योंकि आपकी लाइफ में 3 ही स्टेप्स काम के होते हैं। पहले आप मेंटेन होते हैं, यहां आने के लिए आप लोग मेंटेन हुए, आज तैयारी थी जहन में कि आज ये वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप होता है वनडे, है ना। अब टास्क परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग, ये टास्क है, बैठ के सीख रहे हैं। रिपोर्ट क्या होगी? फिर सर आप, मतलब आपको सर बताएंगे कितना किसने सीखा, किसने नहीं सीखा, कोई सर्टिफिकेट मिल जाए बाद में, ये रिपोर्ट होती है आपकी। 3 ही है ना स्टेप्स। मेंटेन होते हैं पहले किसी काम के लिए, फिर टास्क परफॉर्म करते हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाती है। शादी में जाने के लिए मेंटेन होते हैं, टास्क वहां पे जाके बैठते हैं, खाना खाते हैं, रिपोर्ट वीडियो में। 3 ही स्टेप्स होते हैं, ये 3 ही स्टेप्स होते हैं लाइफ में। अच्छा, इसमें भी यही 3 इंपॉर्टेंट है, मेंटेन, टास्क एंड रिपोर्ट। अब चलते हैं आगे। तो जब हमें अपने मोबाइल फोन सेल आउट करने हैं तो क्या करना है? तो चलिए हेडिंग डालिए, क्रिएटिंग इन्वेंट्री आइटम्स, क्रिएटिंग इन्वेंट्री आइटम्स। ठीक है, इन्वेंट्री आइटम्स, मेंटेन। देखिए, जब भी आपको कोई चीज बनानी होगी तो कहां से बनाएंगे? मेंटेन से। चार्ट अकाउंट बनाने होंगे, बनाने से मुराद पहली लिस्ट बनेगी ना चार्ट अकाउंट की, मेंटेन से। इन्वेंट्री की लिस्ट बनाएंगे कहां से? मेंटेन से, ये भी मेंटेन से ही बनेगी। वेंडर की लिस्ट बनाएंगे मेंटेन से, कस्टमर की लिस्ट बनाएंगे मेंटेन से, लेकिन अगर सेल करेंगे या जर्नल एंट्री करेंगे टास्क से। रिपोर्ट तो रिपोर्ट मेन्यू में होगी, ठीक है। चलिए जी, तो मेंटेन में गए इन्वेंट्री आइटम्स। कितने इन्वेंट्री आइटम्स हैं इस वक्त हमारे पास, याद है किसी को? चार्ट अकाउंट में 3 लिखे थे, नोकिया, सैमसंग और वीवो। तो चलिए, तो ये इन्वेंट्री आइटम की लिस्ट हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, मतलब क्या होगा इसमें? देखिए, सॉफ्टवेयर को जब तक आप कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे काम नहीं कर सकता।
सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो आपसे इंफॉर्मेशन लेता है पहले। इनपुट, आपने वहाँ तस्वीरें देखी हैं लैब में, इनपुट है ना, बीच में प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो आउटपुट, इनपुट क्या है, मेंटेन, प्रोसेसिंग क्या है, टास्क, ठीक है, और आउटपुट क्या है, रिपोर्ट। यही तो 3 चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं, जाके पढ़िएगा लैब में, किसी बच्चे ने लगाई हुई हैं। अच्छा, तो अब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मरहला है कि आप पीस्ट्री को अपनी तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि वो क्या हैं, उनका नाम क्या है। देखिए सबसे पहले जनाब आईडी, चलिए 101। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन है नोकिया मोबाइल, ये भी बता दिए नोकिया का चार्जर नहीं है, मोबाइल है। अच्छा, नंबर भी डाल सकते हैं कि इस मोबाइल का नंबर क्या है, X10 है, A10 है, वो भी डाला जा सकता। अगर नोकिया के 10 आपके पास ब्रांड्स अलग अलग हैं तो अलग अलग बनेंगे, ये ध्यान में रखना है। 10 ब्रांड्स हैं नोकिया के या सैमसंग के, तो अलग अलग इन्वेंट्री होगी उसकी, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी अलग अलग होंगे। जैसे वहाँ पे हमने नोकिया एक बनाया, तो नोकिया हो सकता है कि हम अलग अलग मॉडल्स के मुताबिक बनाते हैं सेल और परचेज का अकाउंट। ये नहीं है कि वहाँ एक है तो यहाँ अलग है, वहाँ भी फर्स्ट कीजिए आपके पास सैमसंग के 10 मॉडल्स हैं तो 10 सेल अकाउंट बनेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, 10 परचेज बनेंगे, फिर यहाँ 10 ही इन्वेंट्री आइटम्स बनेंगे, ठीक है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स अलग चीज़ होती है और ये इन्वेंट्री की डिटेल्स अलग होती हैं। अच्छा जी, नज़र आ रहा है आपको, आइटम आईडी मैंने 101 रखा। डिस्क्रिप्शन का मतलब इसका नाम। आइटम क्लास, आइटम क्लास स्टॉक आइटम रखेंगे, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का मतलब होता है कि आपने कहीं से खरीदा है फिर बेचेंगे, घर में नहीं बनाया, क्योंकि ये आइटम मैन्युफैक्चरिंग आइटम भी होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ये होता है फैक्ट्री में बनेगा फिर बिकेगा। आपकी शॉप है तो आपके पास ये स्टॉक आइटम के तौर पे होगा, स्टॉक आइटम, स्टॉक करते हैं बेच देते हैं, ठीक है, नज़र आ रहा है ना। अच्छा, पूछ लीजिएगा जहाँ भी फौरन आपको मतलब पूछना है जहाँ समझ में ना आए। प्राइस लेवल 1, प्राइस लेवल्स ये होती हैं कि अगर आप कोई नोकिया का मोबाइल बेच रहे हैं तो उसकी प्राइस लेवल 1 क्या है, इसका मतलब 2 भी हो सकती है। तो यहाँ एक बटन दिया हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे और जैसे मैंने कहा भी पहली प्राइस तो इसकी 15,000 है, लेकिन हम 14,000 में भी बेच सकते हैं, और भी अगर तीसरी प्राइस रखनी है तो वो भी रख लीजिए। भाई कुछ चीज़ों में मार्जिन होता है कम करने का, है ना। पहली प्राइस आपने ज़्यादा वाली रखी कि 15 बताएंगे, 14 में दे देंगे या 13 में दे देंगे, मुख्तलिफ प्राइसेस रख के यहाँ पे ओके कर दिया। तो जो पहली प्राइस है सबसे ज़्यादा वाली वो ऊपर आ गई 15,000, 15,000, ठीक है। यानी ये आइटम 15,000 का कम से कम बेचेंगे, लेकिन कम करें तो 14 तक का कम से कम जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी डिस्काउंट छोड़ दीजिए, अभी वो डिस्काउंट का होता है। लास्ट यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या था, अभी हमने बात की थी कॉस्ट पे। कॉस्ट, कॉस्ट खरीद, कीमतें खरीद, खरीदा कितने का, लेट्स सपोज हमने 10 का खरीदा है, यानी इस पर कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, 5,000 भी कमा सकते हैं, 4,000 भी, जितने का आप बेचेंगे, यानी 10 का तो खरीदा है आपने। कॉस्टिंग मेथड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ज़्यादातर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होता है फीफो, अकाउंटिंग की चीज़ें हैं ये। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आइटम आया हो पहले बेच दो। देखिए ये बड़ा मतलब ज़रूरी होता है। शुगर मिल में चले जाएं, शुगर मिल, फर्स्ट कह रहे हैं आप एक शुगर मिल में हैं, लेट हो गए, जल्दी से बैठिए, वहाँ जाइए, चेयर्स नहीं पीछे बैठ जाएं, वो रेड कलर की चेयर्स पड़ी हुई। अच्छा जी, समझ गए। शुगर मिल में चले जाएं, फर्स्ट कीजिए, शुगर की जो बोरियां होती हैं इसमें शुगर को पैक किया जाता है, ये रूम है, फर्स्ट कीजिए, ये गोडाउन है, यहाँ पे रखना शुरू करें। तो पहले यहाँ रखेंगे या इधर रखेंगे, कोने में रखना शुरू करेंगे, जमा होते 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 फर्स्ट कीजिए, वो लास्ट गेट वहाँ पे है, वहाँ तक आ जाएंगी। तो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेचेंगे या लास्ट इन फर्स्ट आउट? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो बेच ही नहीं सकते आप लोगों, तो इधर फंस गई हैं पीछे, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट बेचना पड़ेगा आपको, जो आखिर में पहले पड़ी वो बेचेंगे। तो ये इस तरह के सिस्टम होता है बना हुआ, ये बताना पड़ता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट है या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ज़्यादातर चल रहा होता है,
ऐसा भी है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो एवरेज ले लें, कभी ये बेच दें, कभी इस गेट से खोला इधर से, अगर इधर भी गेट है उधर का गेट खोला वो बेच दी, पुरानी चीज़, यानी जो चीज़ ख़राब होने वाली वो पहले बेची जाए, ऐसा होता है। चलिए जी आगे चलते हैं। यूपीसी एसकेयू, यूपीसी एसकेयू, यूनिवर्सल प्राइस कोड, यूनिवर्सल, यूपीएस, यूनिवर्सल प्राइस कोड, स्टॉक कीपिंग यूनिट, अगर लिखना चाहे कोई एब्रीवेशन, यूपीएस, यूनिवर्सल प्राइस कोड, यूपीसी सॉरी, यूनिवर्सल प्राइस कोड, स्टॉक कीपिंग यूनिट एसकेयू। ये क्या होता है? बार कोड बहुत चल रहा है आजकल, इम्तियाज सुपर स्टोर में जाएं या किसी बड़े स्टोर में जाएं तो वो आपके प्रोडक्ट को यूँ देख के एक जो आला होता है मारते हैं, सीटी बजती पिंग, तो उसकी कॉस्ट वहाँ या प्राइस सामने आ जाती है। तो ये वही नंबर होता है उसका, ये उसका बार कोड का नंबर यहाँ डालना होता है। यानी अगर इसमें बार कोड लगा दें लैपटॉप में बार कोड लगा दें और प्रोडक्ट के ऊपर जो भी स्टिकर होगा उसको आप लाइट मारेंगे तो खुद ब खुद बार कोड नंबर यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बार कोड खुद ही आ जाता है अगर प्रोडक्ट पे स्टिकर है बार कोड का। असल में ये होता क्या बार कोड मालूम है आपको? ये यूनिवर्सल प्राइस कोड क्या होते हैं? फर्ज कीजिए कि ये गिलास जो है ये पाकिस्तान में जो है 160 रुपए का है, तो क्या अमेरिका में 160 का होगा? $1 का होगा। तो यूनिवर्सल चेंजिंग हो जाती है प्राइस में ऑटोमेटिक डॉलर्स के मुताबिक, यानी डॉलर की कीमत किस कंट्री में क्या चल रही है उसके हिसाब से गिलास किसी भी कंट्री में जाके अपनी कीमत खुद चेंज कर लेगा बार कोड कि भाई डॉलर के मुताबिक अगर ये $1 का है तो अमेरिका में $1 का, तो पाकिस्तान में 160 का हुआ। ऐसा ही है, अगर 160 का डॉलर चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है कम हो, या इस तरह से खुद ब खुद चेंजिंग्स होती हैं, यूनिवर्सल कोड बन जाते हैं। हर अब ये तो नहीं लिखेंगे ना वो पाकिस्तान में इतने का है, इंडोनेशिया में इतने का है, बांग्लादेश में इतने का है, कितनी कंट्रीज लिखेंगे? नहीं लिख सकते ना। तो एक यूनिवर्सल कोड होता है। खैर आगे चलिए, इस अभी तो नहीं कर सकते इसको बार कोड नहीं। पार्ट नंबर, अगर पार्ट का कोई नंबर भी है, कुछ पार्ट्स के नंबर भी आते हैं, अगर है तो डालिए नहीं तो छोड़ दीजिए। आइटम टाइप, आइटम की टाइप की से क्या मुराद जहन में आ रही है? आइटम की टाइप, मोबाइल फोन है इसमें क्या टाइप होगी? हाँ, चाइना का हो सकता है? नहीं, यही तो टाइप्स हैं। चाइना का है, अमेरिका का है, मलेशिया का है, पाकिस्तान का है, ये टाइप्स होती हैं। अच्छा, टाइप्स ज़रूरी नहीं है ये हो, टाइप्स चेंज भी हो सकती हैं। मेटल का है, प्लास्टिक का है, ये भी तो हो सकता है लोहे का बना हुआ मोबाइल है, स्टील का बना हुआ मोबाइल, टाइप ऐसी भी हो सकती है। ठीक है जी, चले चाइना बहरहाल मैंने लिख दिया। लोकेशन, लोकेशन का मतलब क्या समझेगा? खुद ही समझ में आएगा आपके यहाँ क्या टाइप करना है। लोकेशन क्या है? लोकेशन नहीं, लोकेशन से मुराद ही होता है कि आपकी शॉप में कहाँ रखा हुआ है। चाइना में तो नहीं रखा हुआ ना, आपकी शॉप में आ गया, आपकी शॉप में आ गया। अब ये शॉप है ना, हमने सपोज कर लिया ये हमारी शॉप है मोबाइल्स की। लोकेशन, अब यहाँ देखें नोकिया कहाँ रखा हुआ, आपने फर्स्ट कीजिए लिख दिया शेल्फ नंबर 1, शेल्फ 1 में रखा हुआ है, या स्टोर 1 में रखा हुआ है, शेल्फ बनी हुई है। आपने कहा शेल्फ 1 में नोकिया है, शेल्फ 2 में सैमसंग है, शेल्फ 3 में वीवो है, ऐसा भी हो सकता है। स्टोर बने हुए, गोडाउन, इस स्टोर में रखा है माल, सेकंड में रखा है। लांडी के स्टोर में, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, लांडी में स्टोर है, फिर एक साइट एरिया में स्टोर है, या भाई ये माल साइट में रखा हुआ है, साइट एरिया में है, ये लियारी में रखा हुआ है, ये लांडी में रखा हुआ है, ऐसा हो सकता है ना। तो लोकेशन होती है कि ये माल कहाँ रखा हुआ है इस वक्त, करंटली वो कहाँ मौजूद है, करंट पोजीशन क्या है। सही है। अच्छा, अब है स्टॉकिंग यूएम, स्टॉकिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्टॉकिंग यूनिट ऑफ। अब मुझे एक बात बताइए, मोबाइल अगर कोई सेल करेगा तो इसका यूनिट बेचने का क्या होगा? केजी पर पीस होगा ना, केजी तो नहीं होगा, लीटर भी नहीं होगा। लेकिन कुछ चीजें होती हैं ना यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, केजी में बेची जाती हैं, लीटर में बेची जाती हैं, या फिर डजन में बेची जाती हैं पैकेट के तौर पे। इसको आप लिख लें ईच, ईच का मतलब है पर पीस, ईच अलग अलग, पर पीस हो गया। ठीक है। वेट, वेट के हिसाब से मोबाइल तो नहीं बेचते हम कि नोकिया जो है वो आधा किलो को इतने का है, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये वेट नहीं है इसमें, वेट नोकिया में नहीं आएगा। वेट कहाँ आएगा?
राइस बिजनेस या कोई और बिजनेस, जैसे कि आप गोल्ड वगैरह का बिजनेस, वेट होगा उसमें भी, गोल्ड में भी होता है, सही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां तक कुछ पूछना है फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं जल्दी से। देखेंगे एक ही विंडो एक ही मर्तबा सही से समझ लें, बार बार जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर एक मर्तबा समझ लें, मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा बताऊं कौन सी चीज? SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। यूनिट क्या है? स्टॉक कीपिंग यूनिट, यूनिवर्सल प्राइस कोड स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है भाई, वेट की जरूरत मोबाइल में तो नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें। आप समझ रहे हैं ना, मुझे आप अकाउंटेंट लग रहे हैं वैसे। आज ऐसा ही है, क्योंकि आपने सवाल किया था जो आके मुझे लगा था कि अकाउंटिंग अच्छी है आपकी। अच्छा जी, अब सबसे अहम बात, GL सेल अकाउंट। देखिए इस तरफ जो ये बटन बने हुए, ये वाले जो माउस ओवर मैंने किया है, सेल अकाउंट यहां कौन सा लगना चाहिए? सेल के हमने 3 अकाउंट्स बनाए, यहां कौन सा लगना चाहिए? क्योंकि नोकिया की इन्वेंट्री बन रही है तो सेल नोकिया अकाउंट यहां पहले आ जाना चाहिए। यहां मिस्टेक करने का मतलब है कि आपने सॉफ्टवेयर को गलत राह पे चला दिया। फर्स्ट करें यहां आप नोकिया की इन्वेंट्री बना रहे हैं और आपने सेल सैमसंग लगा दिया यहां, तो ये मिस्टेक होगी। यहां पर आप जाएंगे, क्योंकि आप वहां नाम लिख के आए नोकिया मोबाइल, तो यहां सेल अकाउंट भी नोकिया का ही होगा, ठीक है। सेल अकाउंट हो गया, बीच में क्या है? इन्वेंट्री अकाउंट। आ रहा है नजर? इन्वेंट्री अकाउंट, क्योंकि हमारे पास एक ही मौजूद होता है पीस ट्री में, इन्वेंट्री एक ही होता तो यही लगेगा। इन्वेंट्री का एक ही हेड बनता है, दोबारा बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। बार बार कौन से हेड्स बनते हैं? सेल्स के और परचेज के। जितने आइटम्स हैं उतने सेल्स, जितने आइटम्स हैं उतने परचेज। इन्वेंट्री का हेड एक ही होगा, चारों अकाउंट एक ही होगा, ठीक है। तो इन्वेंट्री एक ही है तो वही लगाएंगे, मजबूरी एक ही है। अब आखिर में कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट कौन सा लगेगा? परचेज का के भी 3 अकाउंट है, कौन सा लगेगा? परचेज नोकिया, बिल्कुल, क्योंकि परचेज। अच्छा ये भी गलती ना हो कि पहले ऊपर परचेज लगा दें आखिर में सेल लगा दें, क्योंकि इसने खुद बताया जनरल लेजर सेल अकाउंट, पहले सेल अकाउंट लगेगा इनकम वाला, फिर जनरल लेजर इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री दरमियान में आएगा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल, जनरल लेजर कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट यानी परचेज तीसरे नंबर पे आएगा। आइटम टैक्स टाइप, अगर टैक्स लग रहा है तो आप रेगुलर 1 रखेंगे। 1 का मतलब इसमें 1 लिखा हुआ आ रहा है पहले। 1 का मतलब क्या है? टैक्स लगता है इस आइटम पर। टैक्स कैसे लगता है, अगर टाइम मिला तो वो एंड में बताता हूं आपको। चलिए जी आगे चलिए। मिनिमम स्टॉक और रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम स्टॉक क्या लिखा है, पढ़े आप? थोड़ी नजर नहीं आ रहा तो ये मैं पढ़ देता हूं। मिनिमम स्टॉक, रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम स्टॉक से मुराद ये होती है कि कितना रह जाए तो कितना मंगाना चाहिए, खरीदना चाहिए। फर्स्ट कीजिए यहाँ एक एज्यूम कर लें, आपने कहा जब भी 10 रह जाएंगे तो हम 50 खरीदेंगे, सपोज कर लें, या इसको ना भी आप टाइप करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे सारी इंफॉर्मेशन टाइप करना ज़रूरी है, नहीं सारी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, जो खास खास चीज़ें वो टाइप कर दिया करें। ये भी ज़रूरी नहीं कि सारी इंफॉर्मेशन टाइप करें। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? नंबर इंपॉर्टेंट था, नाम इंपॉर्टेंट था, आइटम की टाइप ज़रूरी थी, इसकी सेल प्राइस ज़रूरी है, इसकी कॉस्ट ज़रूरी है, और आइटम की टाइप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकेशन चलें, नहीं डालना चाहते ना डालें, ईच डालना नहीं चाहते, लेकिन ये तीनों चार्ट ऑफ अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर ये सेव नहीं करेगा। यानी सेल अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट और परचेज अकाउंट। तो ये मिनिमम स्टॉक और रीऑर्डर क्वांटिटी भी ऑप्शनल है, आप ना टाइप करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने समझा दिया। मिनिमम स्टॉक क्या होता है? कितना रह जाएगा। रीऑर्डर कितना करेंगे, दोबारा कितना मंगाएंगे। देखिए हर कंपनी अपने लिए सेफ साइड रखती है, उसे पता है कि भाई 10 रह जाएंगे तो फौरन खरीदने पड़ेंगे, ऐसा ना हो कि शॉर्ट हो जाए मार्केट में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रेफर्ड जी, हाँ नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आता। मैं भी पहले ये सोचता है कि नोटिफिकेशन नहीं आता, लेकिन आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ आता रहता है, इससे पता चल जाता है कि ये 10 पे हमें ख़रीदने पड़ते हैं। रिपोर्ट क्योंकि प्रिंट भी होती है ना, उससे वो टिक मार्क कर लेते हैं। हाँ वो उसमें पता चल जाता है, जी हाँ। नोटिफिकेशन नहीं देता ये। थोड़ी सी इस क्लियर हो सकती है, देखिएगा। हाँ देख लें, अगर नहीं वहाँ पे वो कह रही है, देखिए हो जाएगी।
लेकिन फिर मूव हो जाएगी। नहीं हो रहा। अच्छा हाँ सही है, सही है। अच्छा आप देखिएगा, अब नज़र आ रहा है बिगिनिंग बैलेंसेस। भाई बिगिनिंग बैलेंसेस अब तो आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं, बिगिनिंग बैलेंसेस। भाई देखिए बिगिनिंग बैलेंस की छोटी सी मिसाल ये है कि अगर आपके पास इस वक्त जो पैसे जेबों में पड़े वो आपका ओपनिंग बैलेंस है जो मौजूद है, जितने पैसे सबकी जेबों में अपने अपने हैं पर्सनल बिलोंगिंग्स में, वो आपके ओपनिंग बैलेंस या बिगिनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो बिगिनिंग बैलेंस से मुराद है कितने मोबाइल। अच्छा इस पर क्लिक करेंगे तो यस करेंगे यहाँ से, यस। बिगिनिंग बैलेंस में क्वांटिटी बतानी होगी कि इस वक्त शॉप में बैलेंस कितना मौजूद है। अगर जीरो है तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, भाई नहीं है आपके पास। अच्छा नहीं है तो हम इन्वेंट्री को बना रहे हैं। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आइटम मौजूद नहीं है लेकिन इन्वेंट्री की डिटेल्स डाल दी जाती है, बिगनिंग बैलेंस जीरो दिखाया जाता है, फिर परचेज किया जाता है। परचेज करेंगे खुद ही बिगनिंग बैलेंस बढ़ जाएगा। अगर पहले से मौजूद है कुछ स्टॉक तो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मैंने कहा 100 मौजूद हैं, 100। कॉस्ट क्या थी इसकी, कॉस्ट क्या थी अभी लिखी थी ना बाहर हमने इसकी, 10,000 टोटल कॉस्ट। यानी 100 अगर आपके पास नोकिया के मोबाइल हैं तो टोटल ये 10 लाख के हैं आपके पास। 10,000 का एक है ना, 10 लाख के मोबाइल, तो ज़्यादा लिख दिया हमने 100, इतनी तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, हम इसको कर देते हैं 20 कर देते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास 2 लाख के नोकिया के मोबाइल स्टॉक हमारी शॉप में मौजूद भी है। सही है, इसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, सेव कर दिया। एक आइटम और बना लेते हैं, सेव के बाद न्यू कर दें 102। दूसरा आइटम क्या था, सैमसंग मोबाइल। अब मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ टाइप करता जाऊँ। आइटम क्लास स्टॉक आइटम, प्राइस लेवल सपोज 22,000 का भी है और 21 का भी बेच सकते हैं, और जो भी प्राइस आप रखना चाहें ओके कर दें। ठीक है, क्वांटिटी डिस्काउंट छोड़ दें। यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट इसकी हमेशा कम होती है सेल प्राइस से। चलें 18,000। यूपीसी की ज़रूरत नहीं थी, पार्ट नंबर अगर हो तो डालिए। आइटम टाइप, आइटम टाइप जी चलें कर दे, यूएसए का ही है। ठीक है, यूएसए। लोकेशन ये हमने फर्स्ट कीजिए स्टोर ले लीजिए, स्टोर 2 में रखा हुआ है लेट सपोज। यूनिट मेजरमेंट ईच, सही है। अब ये जीएल सेल अकाउंट, सेल अकाउंट कौन सा लेंगे, सेल कौन सा लेंगे, सेल सैमसंग। और बीच में इन्वेंट्री कौन सा लेंगे, इन्वेंट्री का एक ही हेड होता है। और आखिर में परचेज अकाउंट, बिल्कुल परचेज सैमसंग। ठीक है, आइटम टैक्स टाइप 1, मिनिमम स्टॉक ज़रूरी नहीं है, छोड़ दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बिगनिंग बैलेंस यस, क्वांटिटी 10, और कॉस्ट क्या बताई थी मैंने अभी इसकी, कॉस्ट 18 बताई थी मेरे ख्याल, यानी ये आपके पास 1,80,000 के मौजूद हैं और ये आपने इसको सेव कर दिया। ठीक है, सॉरी ओके, और ये भी आपका सेव एंड क्लोज। अब थोड़ी सी रिपोर्ट्स देखते हैं कि रिपोर्ट्स हमें क्या बता रही हैं। अब तक हमने जनरल एंट्रीज भी कर ली हैं, चार्ट अकाउंट्स भी बना लिए हैं, इन्वेंट्री भी बना ली। तो रिपोर्ट्स में देखिए हमें रिपोर्ट्स क्या दिखा रही होंगी, देखिए ज़रा। रिपोर्ट्स में गए, जनरल लेजर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है जो अब तक हमने बनाए थे। यस का मतलब है सारे एक्टिव हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट को इनएक्टिव भी किया जा सकता है। इनएक्टिव क्यों करते हैं, ये देखिए यस लिखा हुआ आ रहा है, यस, यस का मतलब है सारे आपके इस्तेमाल में। इनएक्टिव का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। अरे एक मिनट जो चलाइएगा, मैंने स्केप कर दिया गलती से इसके, हाँ ऊपर ही होगा, सही है, हाँ सही है, सही है। विंडोज प्लस माइनस से जूम आउट, हाँ सही है, सही है। अच्छा जी, मेंटेन चार्ट ऑफ अकाउंट्स। देखिए जो पुराने चार्ट ऑफ अकाउंट अगर आपको देखने हो इसी विंडो में, तो आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं, लिस्ट,
सही है, ये देखिए यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। और किसी चार्ट अकाउंट को अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखें एक बॉक्स बना होता है चेक बॉक्स, इनएक्टिव करेंगे तो इसका मतलब है HBL खुला हुआ इस टाइम। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, आप इस पे साथ काम नहीं करना चाहते, पहले करते थे, ये अकाउंट क्लोज हो गया, इसलिए इनएक्टिव दिया हुआ होता है ये। ठीक है, अच्छा चलिए खैर। अब हमने इन्वेंट्री बनाना सीख ली। इन्वेंट्री को रिपोर्ट्स में भी देख लेते हैं। रिपोर्ट्स में जाएंगे, इन्वेंट्री में देखिए, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में इन्वेंट्री आइटम लिस्ट, ये आ गई नीचे देखिए आइटम लिस्ट। 2 ही आइटम है ना, देखिए एक्टिव, इसमें भी एक्टिव लगा हुआ है, यानी आप इस पे साथ काम कर रहे हैं। अभी ये सिर्फ आइटम की एक लिस्ट बनाएगा, अगर 1000 आइटम है तो 1000 नजर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लोज कर दें और रिपोर्ट को भी क्लोज कर देते हैं। अब आपने इन्वेंट्री बनानी सीख ली, यानी इन्वेंट्री आइटम्स को क्रिएट करना सीख लिया कि उसको कैसे पीएचडी में रखा जाता। 2 हमने कर लिए, सही है। अच्छा जी, अब कस्टमर और वेंडर, मेंटेन वेंडर्स, हेडिंग डालिए, वेंडर्स पहले बना लेते। वेंडर्स जिनसे खरीदेंगे, कस्टमर जिनको बेचेंगे, सही है। वेंडर्स, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वेंडर की नहीं डालेंगे, जो काम किए सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन डाल के अपना काम चला लेंगे। वेंडर आईडी, आईडी ज़रूरी होती है। चलिए जी, वेंडर आईडी इज़ V1, V फॉर वेंडर 1 मैंने पहला लिया है। नेम, अब वेंडर कौन होंगे, मोबाइल जिससे खरीदेंगे, तो आप किससे खरीदते होंगे, कंपनी होगी ना, या तो डायरेक्ट नोकिया से लेंगे या यहाँ किसी कंपनी से लेंगे, जैसे यूनाइटेड मोबाइल्स होता है ना, यूनाइटेड मोबाइल्स वाले आपको मोबाइल मंगा के देते होंगे, चाइना से मंगाते होंगे, यहाँ सेल आउट करते होंगे होलसेल पे, यूनाइटेड मोबाइल ले लें। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट चाइना से ले रहे हैं तो फिर वो भी बनाते हैं, पहले यूनाइटेड मोबाइल बना लेते हैं। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में क्या आना चाहिए, मिस्टर असलम, किसी का नाम। अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में पैसे भेजेंगे आप, अगर उधार पे लिया तो पैसे भेजने अकाउंट नंबर। एड्रेस, चलिए यहाँ लिख देते हैं साइट एरिया, सिटी कराची, स्टेट SD यानी सिंध, कंट्री पाकिस्तान, ये इन्फॉर्मेशन डालते जाइए। ठीक है, कस्टमाइज फील्ड को छोड़ दीजिए। कस्टमाइज फील्ड ये होती है कि ये चेंज भी हो सकती है, यानी ऑफिस मैनेजर है तो उसका नाम क्या है, यानी उनके ऑफिस का कोई मैनेजर है तो उसका नाम, जैसे आपने कहा वो मैनेजर का नाम मिस्टर अली है, ये भी लिख सकते हैं। वेंडर टाइप, वेंडर टाइप क्या है, यानी ये जो वेंडर आपको माल दे रहा है इसकी टाइप क्या है। W सेल, होलसेलर, ये शॉर्ट करके लिख सकते हैं, होलसेलर पूरा नहीं लिख सकते, W सेल। अब जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपने अभी आइटम बनाते वक्त 3 चार्ट अकाउंट लिंक किए थे, पहला सेल का, सेकंड इन्वेंट्री का, थर्ड परचेज का। जब आप वेंडर बनाएंगे तो एक्सपेंस अकाउंट लगाना ज़रूरी है, एक्सपेंस का अकाउंट। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट लगा सकते हैं आप इसमें, जो चीज़ इससे खरीदी जाएगी उसका परचेज अकाउंट लगा सकते हैं। हम इससे क्या खरीद रहे हैं, परचेज नोकिया मोबाइल, तो यहाँ ये लगा सकते हैं। मैंने क्योंकि बताया है कि कॉस्ट भी एक्सपेंस होता है, कॉस्ट एक्सपेंस नहीं होता। आप एक चीज़ खरीदेंगे 15,000 की, एक्सपेंस हुआ, बेचा 20,000 का, 5,000 कमा ली, तो वो 15,000 तो एक्सपेंस है ना, कॉस्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक्सपेंस अकाउंट का लगाया जाना ज़रूरी है, जो कि या तो अदर एक्सपेंस का बना के रखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो जो चीज़ परचेज की जा रही है उसका कॉस्ट अकाउंट लगा देंगे। ठीक है, इसके बगैर ये सेव नहीं करता। टेलीफोन नंबर इफ़ एनी, फैक्स नंबर इफ़ एनी, अगर कोई हो तो टाइप करें, ईमेल इफ़ एनी, अगर ईमेल है नहीं तो रहने दें। और इसके बाद अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल में जाना चाहें तो जा सकते हैं, अदरवाइज़ जनरल इन्फॉर्मेशन तो कंप्लीट हो गई। जनरल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस की मज़ीद डिटेल्स यहाँ डाली जा सकती है, हिस्ट्री इसकी खुद ही बनती जाएगी। परचेज इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप वेंडर या कस्टमर बनाएंगे तो परचेज इन्फॉर्मेशन या सेल्स इन्फॉर्मेशन में ज़रूर आना पड़ेगा आपको। देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन तो यही है ना, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ऑफिस मैनेजर का नाम क्या है, वेंडर की टाइप क्या है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता।
लेकिन परचेज इन्फो के अंदर आपको यह बताना होगा कि जब हम इससे माल खरीदेंगे तो हम किन ऑप्शंस पे काम करेंगे इसके साथ। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, समझ रहे हैं? समझाता हूं मैं। भाई किसी से आपने बिजनेस शुरू किया है, वेंडर कौन होते हैं? आप एक दुकान खोल लें अगर जनरल स्टोर, तो पेप्सी कोला की जो बॉटल्स आप रहेंगे पेप्सी से लेंगे तो पेप्सी वेंडर है आपका, जो आपको माल पहुंचा रहा है, ठीक है। यहां पर नोकिया यानी यूनाइटेड मोबाइल वाले आपके वेंडर हैं, ठीक है। थक गए? थकन चेहरों से बहुत फील हो रही है। अच्छा मैं बोल रहा हूं, मैं तो नहीं थका। खैर हाँ भाई, लेटे नहीं देखें अब ये, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये होता है थोड़ा सा हमें एहसास है, लेकिन जी यही है, खाने के बाद नींद आती है। ज़्यादा खाएं। खैर जी, चलें कोई बात नहीं, कोई लतीफ़ा सुनाना पड़ेगा फिर मुझे, थोड़ी देर में सुनाता हूँ। अच्छा जी, अब मैं कह रहा था कि जब हम किसी के साथ बिजनेस डील करते हैं तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि नहीं होती है ना? टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। या वो मतलब आप गए फैक्ट्री में गए, आपने बोला 1 करोड़ का माल दे दो, अभी दुकान खोले हुए 4 दिन हुए और आपने बोला मुझे 1 करोड़ का माल चाहिए, वो दे देगा आपको? नई दुकान को नहीं, वो कहेगा भाई इतने का दे सकते हैं, हमारी अभी ये कंडीशंस है। ऐसा ही होगा ना? तो टर्म्स एंड कंडीशंस देखें, टर्म्स एंड क्रेडिट में लिखी हुई हैं ये। टर्म्स एंड क्रेडिट में सबसे पहली है सीओडी, यानी अगर आपका वेंडर सीओडी पे है तो इसका क्या मतलब है? कैश ऑन डिलीवरी पे। कैश दो माल ले लो, हम नहीं देते उधार पे, सही है? कैश दे दो माल ले लो भाई, हम उधार पे देने वाले नहीं है, वेंडर कह रहा है। यानी ये जो यूनाइटेड मोबाइल वाले हैं ये आपके साथ सीओडी पे हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे हैं। प्रीपेड, प्रीपेड और भी खतरनाक है, पहले पैसे जमा कराओ, 10 दिन बाद माल मिलेगा। प्रीपेड ये होता है पहले पैसे दे दो भाई, बुकिंग करा दो। कैश ऑन डिलीवरी पे तो ये है कि जब भी जाओ पैसे तो ले लो। प्रीपेड में पहले बुकिंग कराओ फिर माल मिलेगा। फिर है ड्यू इन नंबर ऑफ डेज, यहां पे आपको छूट मिलेगी कि आपने माल ले लिया, पे कुछ दिन उन्होंने दे दिए, उसमें पेमेंट कर दीजिएगा, उधार पे माल मिल सकता है, ठीक है। ड्यू ऑन डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी जिस महीने आपने माल लिया नेक्स्ट मंथ किसी खास दिन पे पेमेंट करनी होगी, वो डे बता देगा कि अगर आपने आज माल लिया है तो अगले हर तारीख की 10 तारीख को पेमेंट करो हमें, फर्स्ट कीजिए, ऐसा कर सकता है वो। या ड्यू एट एंड ऑफ मंथ, हर महीने के आखिर में पेमेंट कर दो। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पता है कौन सा है? ड्यू इन नंबर ऑफ डेज, जिसपे बिजनेस अच्छा चलता है। ड्यू इन नंबर ऑफ डेज लिख लें जो लोग लिख रहे हैं, कि ये बहुत यूज होता है होलसेल बिजनेस में, क्योंकि इसमें क्या छूट है कि आपको कुछ डेज दे देता है कि इतने डेज में आपको पेमेंट करनी है। जैसे कि 30 डेज नीचे लिखा हुआ है तो वो अपनी मर्जी से डेज भी बता सकता है, आप चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा हो सकता है 30 के बजाय 20 डेज भी हो सकते हैं, ये 40 भी हो सकते हैं। आपका वेंडर जैसा बोलेगा वैसे आपको करना पड़ेगा, सही है। अब देखिए साइड में यूज डिस्काउंट भी है। अब वेंडर क्या कह रहा है आपको? कह रहा है भाई अगर आपने हमसे माल लिया है तो 30 दिन में आपको पेमेंट करनी ही करनी है। 30 लिखा हुआ है, हो सकता है यहाँ 20 करना पड़ जाए या 40 करना पड़ जाए। यूज डिस्काउंट, अब आपको एक लालच दे रहा है वो, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाए। अच्छा, डिस्काउंट, यूज डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब वो कह रहा है कि अगर आपने 5 दिन में पेमेंट कर दी तो आपको 10% ऑफ देंगे, है ना लालच? भाई ऐसा भी है। अच्छा, आप समझ रहे होंगे क्या वो 5% ही देगा जब आप बिजनेस में आप कहीं जॉब करें? ऐसा तो नहीं है, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं ना। सपोज, लेट्स सपोज, जिसको कहते हैं लेट्स सपोज, फर्ज करें ऐसा हो, तो आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे, हो सकता है आप 4 डेज पे 20% दे रहा हो या 1 डे पे 10% दे रहा हो, तो ये तो चेंजिंग वेरिएशन तो आती रहेगी ना। ये तो हम एक एज्यूम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हमारी सोच में है कि ऐसा भी हो सकता है। ये तो सारी सोच पे डिपेंड कर रहा है ना इस वक्त हमारी बिजनेस को। ये रियल बिजनेस पे तो काम नहीं हो रहा, फेक बिजनेस पे कर रहे हैं ना, फेक कंपनी बनाई है, ऐसा होता है। लेकिन अब चेंजिंग्स तो होंगी ना। क्रेडिट लिमिट कौन बताएगा क्या है क्रेडिट लिमिट? आखिरी ऑप्शन, कितना माल वो उधार पे आपको दे सकता है। आपके यूनाइटेड मोबाइल ने कहा कि मैं आपको 5 लाख
से ज़्यादा का माल उधार पे नहीं दूंगा। ये यहाँ पर एक मैसेज आता है, जब आप परचेज करेंगे 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा वो रोक देगा आपको, इसका मैसेज आता है कि 5 लाख पे तो आपने बोला था, आप तो ज़्यादा का परचेज करवा रहे हैं इससे, यहाँ मैसेज देता है ये, ठीक है। तो अब बताइए, कुछ पूछना है आपको? जनरल इन्फॉर्मेशन सिर्फ क्या है, अकाउंट आईडी, इसकी वेंडर आईडी, नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह, और ये एक्सपेंस का अकाउंट, ये ज़रूरी था, परचेज नोकिया मोबाइल, जो ज़रूरी काम था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, ये वाली परचेज इन्फो। परचेज इन्फो में कस्टमाइज टर्म्स में गए थे हम, ये वाले ऑप्शंस में। डिफॉल्ट टर्म्स भी होती है, डिफॉल्ट का मतलब है पहले से बनी हुई है। हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बना दी, जिसमें हमने किसको रखा, ड्यू नंबर ऑफ डेज, 30 डेज में पेमेंट करेंगे, लेकिन अगर 5 दिन में पेमेंट की तो 10% डिस्काउंट भी दे सकता है वो हमें, और 5 लाख से ज़्यादा का माल हमें नहीं देगा उधार पे। ये बन गया और ये हमने सेव किया और ये विंडो क्लोज कर दी। हमारे पास एक ही वेंडर है इस वक्त और वेंडर बनाना आ गया है। दोबारा बना दूं, ये समझ गए? अब कस्टमर बना लें पहले। मेंटेन कस्टमर, कस्टमर कौन है? अब एक बात बताइए, कस्टमर कैसे बना सकते हैं? आपकी दुकान है, आपको कैसे पता चला होगा कौन माल लेने आएगा? वेंडर को तो पता है ना, इससे माल लेना है, कहाँ है, एड्रेस क्या है, मैनेजर का नाम क्या है, ऐसा है। कस्टमर का कैसे पता चलेगा कि आज अभी अली भाई लेने आएंगे, कल असलम भाई लेने आएंगे? नहीं, ऐसा होता है कहीं आप जाएंगी, पता चला 20 ग्राहक खड़े में, वो पहले इंफॉर्मेशन लिख रहा है सबकी, कहाँ से आए हो, क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, कस्टमर ये वो होते हैं अगर आपका बिजनेस होलसेल का हो। होलसेल, भाई होलसेल में उधार पे कस्टमर भी होते हैं और खरीदने पे भी आप उधार में माल लेते हैं, बेचते भी उधार में। होलसेल में कस्टमर पता होते हैं। फर्स्ट कीजिए आपकी जो शॉप है, इसका नाम हमने क्या रखा है, नदीम शाह मोबाइल्स। फर्स्ट कीजिए ये मोबाइल शॉप मेरी जो है, ये पूरे कराची को, हैदराबाद को, सक्खर को भी माल देती है, शॉप्स को। अगर होलसेल में है तो आपके पास कस्टमर की डिटेल होती है, और अगर होलसेल में नहीं है तो फिर कस्टमर कैसे बनेगा? बनता है फिर भी नोकिया कस्टमर्स के नाम से। नोकिया का कोई लेने आ जाए तो नोकिया कस्टमर यूज करें, सैमसंग कस्टमर के नाम से बना दें, उसका नाम किसी बंदे का नाम नहीं रखेंगे, फिर आप आइटम के नाम से बनाएंगे। सैमसंग का कस्टमर आ गया, नोकिया का आ गया, वीवो का आ गया, आईफोन का आ गया, ऐसे बनाते हैं। लेकिन चले फिर भी मैं कस्टमर इस तरह का बना देता हूं जैसे होलसेल में होता है। चलिए C1 नेम, चलें हैदर मोबाइल, हैदराबाद से मैं दिखाऊंगा इसको, हैदर मोबाइल्स शॉप। हैदर मोबाइल शॉप है जो आपसे माल लेके हैदराबाद में बेचेगी, ठीक है। अकाउंट नंबर चलें इसका भी रख लें अगर पैसे वापस करने हो। एड्रेस लिख देते हैं, लतीफ़ाबाद ही है वहाँ का तो मशहूर, सिटी हैदराबाद, सिंध यानी SD सिंध, कंट्री पाकिस्तान, सेल्स तक रहने दीजिए, ठीक है। और सेकंड कांटेक्ट किससे करना है जनाब? सेकंड कांटेक्ट भी चलें अली साहब से करना है, या इनका नंबर, टेलीफोन नंबर भी डाल सकते हैं। सेकंड कांटेक्ट में नाम भी होता है, वैसे तो टेलीफोन नंबर यहाँ पे भी है। कस्टमर टाइप, ये रिटेलर है, एक मिनट, रिटेल। देखिए ये शॉप जो है आपसे मोबाइल लेके हैदराबाद में बेच रहे हैं, ये रिटेलर है। होलसेलर कौन है? जो मुख्तलिफ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। टेलीफोन नंबर यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ जो टेलीफोन नंबर का, ये सेकंड कांटेक्ट में नाम ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये अक्सर कांटेक्ट होता है कि अगर इससे नहीं मिला तो किसी और से कांटेक्ट कर लेंगे आप। तो अली लिख दिया और उसके आगे कोई और नंबर भी आपने डाल दिया, तो ये अलग इन्फॉर्मेशन है। अच्छा जी, ये चीज़ डाल दी आपने। अभी वेंडर बनाते वक्त कौन सा चार्ट अकाउंट लिंक किया था? एक्सपेंस का, याद है? तो कस्टमर बनाते वक्त कौन सा लिंक करना चाहिए? जहन में लाएं थोड़ा सा अपने, सेल का। तो जैसे ही आप सेव करना शुरू करेंगे, ये आपको एक ऐसी जगह ले आएगा, कह रहा है एक वैलिड अकाउंट। देखिए अभी मैंने अकाउंट नहीं लगाया था, इसने मैसेज दिया वैलिड अकाउंट नहीं लगाया आपने, ओके करें। देखो आपको एक ऐसी जगह ले आया जहाँ GL सेल अकाउंट लगाने का मशवरा दे रहा है। भाई इससे सेल अकाउंट भी तो लगाएं आप इसका। अब सेल अकाउंट में कौन सा लगाएंगे?
कोई सा भी एक अकाउंट लगा दें सेल का, क्योंकि जो भी वो कोई भी चीज़ ले सकता है, कोई भी एक सेल अकाउंट लगा सकते हैं इसमें, लेकिन हाफ हाफ। दो चीज़ें समझ में आई, वेंडर में एक्सपेंस अकाउंट लगेगा, कस्टमर में सेल अकाउंट, और इन्वेंट्री में 3 अकाउंट, पहला सेल, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा परचेज। वेंडर में एक्सपेंस अकाउंट लगाना है जिसको कॉस्ट ऑफ सेल भी लगा सकते हैं, और कस्टमर में सेल का कोई भी अकाउंट। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा सेल नोकिया लगा दें, सेल्स कोई सा भी लगा दें, लगाना जरूरी है, नहीं तो आप सेव इसको नहीं कर सकते। पेमेंट एंड क्रेडिट में आ जाए इसके बाद। पेमेंट एंड क्रेडिट में जैसे वेंडर के लिए आपने सेटिंग करी थी, कस्टमाइज कर दें इसको, वही बात आ गई यहां पे भी। देखिए नेट ड्यू इन 30 डेज का क्या मतलब है, ये कस्टमर के लिए 30 डेज का क्या मतलब है इसमें बताइए। 30 डेज में लेंगे या देंगे पैसे, ये हम उसके लिए सेट कर रहे हैं, हैदर मोबाइल के लिए। वो हमसे माल लेता है, वो हम उससे पैसे लेंगे 30 डेज में। अब हम वेंडर हो गए। देखिए बाज दफा क्या होता है होलसेल में, क्या होता है, आपने एक शॉप खोल ली सदर में, होलसेल। होलसेल का मतलब है बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हो गए आप, सही है। अब आप माल चाइना से मंगा रहे हैं, कोरिया से मंगा रहे हैं, यूएसए से मंगा रहे हैं, कंटेनर मंगा रहे हैं। आपका वेंडर कहाँ रहते हैं, दूसरी कंट्रीज में, ऐसा है। आपने यहाँ एक शॉप खोल ली, अब आपसे लेने नहीं आएंगे लोग, कराची के लोग, हैदराबाद, सक्खा, नवाबशाह, आएंगे कि नहीं, नहीं आएंगे, क्यों जी, सॉरी अब आवाज आएगी। नहीं 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 भाई, होलसेलर से लेने आते हैं, लेने आएंगे, ऐसा होता है। क्योंकि अब आप डिस्ट्रीब्यूट पाकिस्तान में आप कंटेनर मंगा के आगे सेल करेंगे या रख के बैठे रहेंगे शॉप में माल को, या घर घर जाके देंगे, ले लो माल ले लो, ऐसा तो नहीं होता ना। लोग खुद आएंगे ना, ऑनलाइन बिजनेस भी होता है, लोग ऐड देते हैं तो आते हैं लोग। तो जिसको आप माल देंगे ये उसकी सेटिंग हो रही है ना। हैदर मोबाइल कौन है, हैदराबाद में कोई शख्स है। अब आपने उसे बोला कि भाई तुम मुझे 20 डेज में पेमेंट करोगे, 20 डेज में, 30 की जगह मैंने 20 दे दिया उसको, यूज डिस्काउंट। फिर मैंने कहा कि अगर हैदर साहब अगर आप एक दिन में पेमेंट करोगे तो मैं आपको 5% ऑफ करूंगा, ये लालच दे दिया आपने। अगर चाहें तो ऐसा भी होता है, एक दिन में पेमेंट कर दो, वो एक दिन में पेमेंट कर रहा है, आपने उसको 5% डिस्काउंट भी दे दिया। लालच देनी पड़ेगी ना डिस्काउंट के लिए, ये ऐसे ही है। 30 दिन में या 20 दिन में पेमेंट देंगे आप मुझे 20 दिन में बोलेंगे सर मैं आपको 20 दिन में पेमेंट दूंगी। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, एक दिन में दे दो, मैं तो 5% और छोड़ दूंगा अपनी बुक्स पे। तो आप कोशिश करेंगी ना। अब हमारा इंस्टीट्यूट है हमारा भी गुलशन नीपा पे, हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये हमारी फ़ी है जो 4000 पर मंथ है, 6 महीने का डिप्लोमा है, जैसे 4000 पर मंथ है, ये एडमिशन फ़ी है। टोटल जाके ये आपको पड़ेगी तो कितनी पड़ी, 25-26 हज़ार पड़ रही है फर्स्ट कीजिए। अब हमने उसको लालच दे दी, आप आज सारी फीस अदा कर दें, आपको हम 30% ऑफ कर देंगे। ऐसा होता है ना, 30% या 40% ऑफ दे रहे हैं तो स्टूडेंट कहेगा बहुत फर्क है, कहाँ 25-26 भरने थे, 15-16 भरने पड़ेंगे, ये लो। ये होता है बिजनेस में, उससे भी फायदा हो गया, इंस्टीट्यूट को भी फायदा हो गया, ठीक है ना। तो ये इसमें भी हो रहा है। अच्छा जी, क्रेडिट लिमिट क्या होगी, कितना माल हम उधार पे दे सकते हैं या ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो हमने उसे बोला हैदर को कि हम आपको 1 लाख से ज्यादा का माल नहीं दे सकते। कुछ भी सेट कर लें, 1 लाख कर लें, 2 कर लें, तो अप टू यू है ना, अप टू यू। नाउ इट्स योर टर्न, कुछ पूछना चाहेंगी, कुछ भी नहीं। चार्ज फाइनेंस चार्जेस, ये हालांकि बड़ा फालतू सा ऑप्शन है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि सब सो रहे हैं तो इसलिए इस ऑप्शन पे आया हूं मैं जगाने के लिए। चार्ज फाइनेंस चार्जेस, सोचें क्या हो सकता है ये अगर ये टिक लगा होगा तो। फाइनेंस चार्जेस, अगर कोई कस्टमर देर में पेमेंट करेगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट देगा, ऐसा भी हो सकता है। जल्दी पेमेंट करो जी, इंटरेस्ट कह लें या कुछ भी कह लें, ये इस तरह का एक अमाउंट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने मुझे 20 दिन में पेमेंट करनी थी, किसी स्टूडेंट ने, वैसे ऐसा होता करते नहीं हम लोग, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, और उसको 30 तारीख हो गई, 20 को पेमेंट करनी है, उसने नहीं की। हमने कहा भाई आपको 4000 देने थे, 500 एक्स्ट्रा दो, ये है फाइनेंस चार्जेस। लेकिन इससे क्या होता है, कस्टमर भाग जाते हैं नाराज होकर। आप किसी को तंग, वो बेचारा मजबूरी में था, नहीं दे पाया आपको किसी वजह से, आपने 500 एक्स्ट्रा ले लिए
सिर्फ डराने के लिए होता है कि अगर आपने लेट चार्जेस लेट फी दी तो आपको ये एक्स्ट्रा चाहिए। स्कूलों में होता है, स्कूलों में तो होता ही है। हाँ उस पर भी होता है, बिलों पे भी तो होता ही है, बिलों पे भी होता है। सही है भाई। चले जी, कस्टमर भी बन गया हमारा, इसको हमने सेव किया, क्लोज कर दिया। अब देखिए क्या रिपोर्ट्स में ये सब आ चुके होंगे। देखिए रिपोर्ट्स देखते हैं, रिपोर्ट्स में जाइए, सुन लीजिएगा आप जरा गौर से। नींद किस किस को आ रही है? नींद भगाने का तरीका बताऊं मैं। ज्यादा किसको आ रही है? नींद भगाने का तरीका क्या है? सुन ले, बताऊंगा तरीका, फिर अभी करना पड़ेगा। आ रही है? नहीं मजाक नहीं, अभी करना पड़ेगा। आप खड़े होकर लेक्चर सुने जिससे नींद आ रही है, देखे नहीं आएगी। बाकी खड़े होकर लेक्चर सुने आप, नहीं आएगी नींद। और ये हकीकत है, जिसने ज्यादा खाना खाया होगा उसे आ रही होगी। अब मेरा रीजेंट प्लाजा में जब वर्कशॉप होता है तो वहाँ पे तो फ्री बुफेट होता है, यानी लंच में बुफे वगैरह, बुफेट फ्री होता है, स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। अब वहाँ बुफेट में आपको पता है फ्री में वो फी दी हुई है स्टूडेंट्स ने, खाना फ्री है। वो चीज़ें भी खा रहे होते हैं, जारी बात है, जो सोची भी नहीं होती कभी। और मेरी वही आदत है कि थोड़ा सा खाया उसके बाद पानी पिया नहीं, पता है नींद आएगी, आनी होगी, किसी भी हालत में आएगी, नहीं खा सकते, तो ये होता है। तो बहरहाल खड़े होकर लेक्चर सुने जो भी नींद आ रही है इनको। अच्छा भाई रिपोर्ट्स में गए, रिपोर्ट्स में गए। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब पता है क्या है? कस्टमर। कस्टमर एक तो वो पैसा जो देगा, दूसरे कस्टमर की लिस्ट में इसी में मिलेगी आपको। ये देखिए कस्टमर की लिस्ट, क्योंकि ये कस्टमर से रिलेटेड होता है। हैदर मोबाइल शॉप एक ही है अभी, ठीक है। अच्छा रिपोर्ट्स, अकाउंट्स पेएबल का मतलब जो पैसा देना, और वेंडर, देखिए वेंडर की लिस्ट मिलेगी यहाँ पे हमें, वेंडर लिस्ट। एक ही वेंडर है, यूनाइटेड मोबाइल, सही है। अच्छा जी, रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब वो माल जो बेचा जाएगा कितना मौजूद है, इन्वेंट्री। आइटम लिस्ट, 2 आइटम्स हैं आपके पास, 2 ही है इस वक्त, मैंने 2 ही बनाए, सही है, समझ में आ गया। अब कस्टमर बना सकते हैं, वेंडर बना सकते हैं, इन्वेंट्री बना सकते हैं। अब यहां तक कोई सवाल है तो करें, क्योंकि अब हम इनके वाउचर्स बनाने सीखेंगे, जो कि आज का आखिरी टास्क है। टाइम लगेगा, खुश हो गए ना? लेकिन मैं चाहूंगा टाइम मिला तो मैं नए फीचर्स पढ़ाऊंगा इसके, जो आपको काम के होंगे एंड में, अगर टाइम मिला तो। जिससे माल खरीदेंगे, कस्टमर जिसको बेचेंगे। हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, वो तो बताएगा ना कंप्यूटर कितने रह गए, ये जब ही तो बना रहे हैं। पानी वानी पी के आ जाए, चले 2-4 मिनट आपको दे दिए। नहीं, हाँ वाउचर में, वाउचर में अब बनाएंगे ना वाउचर। आज वाउचर ही तो करने हैं अभी, इसके बाद सेल परचेज सारे वाउचर में होंगे। लेकिन जो एंट्रीज आपकी एक्सपेंस की हैं, फर्नीचर खरीदने की है, सप्लाईज खरीदने की है, विड्रॉ करने की है, इन्वेस्टमेंट, वो सब जनरल एंट्री में, सही है। जिनको हम बेच रहे हैं जी, बस। हाँ भाई, आप लोग 2-4 मिनट दे दिए, आप लोग होके आ जाएं, कोई मसला नहीं है। हाँ भाई, एस लगाने से कितना फर्क पड़ता है इंग्लिश में? वाटर से वाटर्स, समुंदर, है ना। गुड से गुड्स, सामान। अब एक और सुने, ऐसे एंडी सैंड, क्या मतलब है? ऐसे एंडी सैंड, बजरी या रेती जिसको बोलते हैं। जैसे ही एस लगाएंगे, सैंड्स, रेगिस्तान, रेगिस्तान बोलते हैं। फिर सैंड्स, he went into sands, into the sands, रेगिस्तान में चला गया। अच्छा अब देखिए आगे, देखिए कितनी जनरल नॉलेज में इजाफा कर रहा हूं आपकी। फोर्स का मतलब फोर्स, ताकत, फोर्सेस, फौजें, है या नहीं? फोर्स, जैसे ही एस लगाया, फोर्सेस, फौजें। वुड, लकड़ी, वुड्स, जंगल। नहीं नहीं, वुड ही होता है लकड़ी का, वुड्स नहीं होता। वुड, वुड्स को जंगल में कन्वर्ट करता है अंग्रेज, जंगल, यही तो हैरत है।
वुड्स, जंगल। कुछ चीजों की प्लूरल नहीं होती ना, फिश की कहाँ होती है? फिश तो फिश ही होती है, फिशेस होता ही नहीं है, पता है आपको? इंग्लिश में फिश की प्लूरल नहीं होती। आई एम कैचिंग फिश, आई कॉट फिश, फिशेस नहीं होता इंग्लिश में। जैसे जैसे नहीं, गलत है। कौन पढ़ा रहा है आपको ये? हाँ बोले आप जाके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, फिशेस नहीं होता ना, गलत पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बता रहा हूँ, ये इंग्लिश की रूटीन है, फिश की नहीं होती। जैसे शीप की शीप्स नहीं होती, शीप्स नहीं होती। वुड को जैसे वुड्स करेंगे जंगल मीनिंग आएगा। शिप्स नहीं, शीप्स, भेड़े, भेड़े नहीं होता, वो भी गलत है। शीप्स नहीं होता, शीप होता है, शीप। आई हैव मैनी शीप, शीप ही कहेंगे, मेरे पास बहुत सी भेड़े हैं, ऐस नहीं होता। वो हमें लग रहा होता, होता नहीं है। हाँ, बैंक में बेटा एक तो सॉफ्टवेयर ऐसा ही होता है, उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है, या पीएचडी होगा जो भी हो। दूसरा एक्सेल पे, एक्सेल में ये होता है लोगों का नाम, उनका एड्रेस, कितने पैसे जमा कराए, कितने निकाल दिए गए, इसी इसमें भी होता है। वो इसी तरह की वर्किंग है सारी। अकाउंटिंग में एक होता है पेटी कैश, मैंने बताया था ना पेटी कैश क्या होता है। छोटे छोटे जो हमारे पास वो होते हैं ना एक्सपेंसेस के लिए होता है पेटी कैश। तो एक मरतबा मैं पढ़ा रहा था, ऐसी क्लास थी, इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट थे, तकरीबन 50-60 स्टूडेंट्स की क्लास थी। तो जब मैंने क्लास ख़त्म करी, वो क्लास 2 आवर्स की क्लास थी, तो एक मोहतरमा ने आगे बोला, सर ये मेरी समझ में नहीं आया, बेटी कैश। मैंने कहा बेटी कैश नहीं, पेटी कैश। कह रही सर ये बेटी कैश नहीं था। मैंने कहा नहीं बेटा, पेटी कैश था। कह रही मैं समझी कि शायद कोई ऑनर या बिजनेस का मालिक बेटी के लिए कैश रखता होगा शादी के लिए, तो वो बेटी कैश कहलाता है। ये अकाउंटिंग के लतीफ़े भी होते हैं, सबसे बोरिंग चीज़ है अकाउंटिंग दुनिया में, पता है, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी है। जो लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं, सीए कर लें, आईसीए कर लें, पिफ्फा कर लें, कुछ भी कर लें, इसमें अकाउंटिंग की फील्ड में बीकॉम से आगे बढ़ जाएं थोड़ा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, एसीसीए कर लें, बहुत बेहतरीन, बाहर भी जॉब्स, यहाँ भी जॉब्स, यानी अभी इंटर्नशिप में ही आपकी अच्छी जॉब लगनी शुरू हो जाती है, इंटर्नशिप पे होता है। और सीए तो फिर टॉप लेवल पे है, वही ना, अगर मेहनत करें तो हर चीज़ हो जाती है। हाँ भाई, नींद गायब हुई अब भाई, इससे अच्छा रिलैक्स माहौल तो नहीं मिल सकता। देखें, बिल्कुल हल्की सी लाइट है, कोई चुंदियाई हुई लाइटें आपके ऊपर नहीं, बहुत ज़्यादा फ्लैश लाइट्स नहीं पड़ रही, आराम से आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई डरावना माहौल नहीं है, तो आराम से रिलैक्स होकर सीख सकते हैं। और फ्रेश मेमोरीज हैं, भूलना तो नहीं चाहिए। मेरी कोशिश तो यही है कि आप लोग याद रखें। और ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, अब ये बातें भी रिकॉर्ड हो रही जो हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, याद रहेगा, कभी सुनेंगे तो आपको, है ना। क्योंकि ये होता है कि बाज़ दफ़ा, हाँ, ये जो वर्कशॉप्स होते हैं ना, ये मैं तकरीबन 2005 से वर्कशॉप्स करवा रहा हूँ मैं, 1 डे 2 डे भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से 99% लोग जो है ना आज तक नहीं मिले दोबारा, 99%। कभी कभार यानी 15 साल 10 साल बाद कोई आया, सर आपसे पढ़ा था, कोई एक आध, कोई कॉल, कुछ नहीं होते। ये हम 1 डे के लिए ही होते हैं साथ। फिर आप हो सकता है मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके देख लें कोई वीडियोस, या ये वीडियो देख लें, ये होता है। मेरा सर नदीम शाह के नाम से, उसमें 2 चीज़ों की वीडियोज़ हैं, एक एक्सेल की हैं अभी, और शॉर्ट हैंड भी पढ़ाता हूँ मैं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड। सुना है शॉर्ट हैंड का आपने? शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आती है। जितनी सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट की जॉब्स आ रही हैं, शॉर्ट हैंड के लिए मांगते हैं। शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है, वो पाकिस्तान में उसको पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं। कराची में सिर्फ 4 हैं, 4 टीचर हैं खाली इस वक्त मेरी नज़र में। डिमांड है,
अभी जॉब्स आई हैं एफबीआर में और कस्टम वगैरह में, तो हमारे इंस्टीट्यूट में तो लाइन लगी हुई है शॉर्ट हैंड पढ़ने वालों की। 4 मंथ्स 2 मंथ्स पे भी है, लेकिन वो क्रैश कोर्स है, जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ता है, इतना आसान नहीं है ना। उसमें इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, भी शॉर्ट हैंड तो खुद मुश्किल लैंग्वेज है। लाइनों के कोड होते हैं, वो याद करने पड़ते हैं कि इस कोड से क्या लिखना है, कोड में लिखना होता है, सारी कोडिंग है। जो मीडिया पे जॉब्स आती हैं ये गवर्नमेंट की चैनल्स में भी आती हैं। मेरे पास तो बहुत, हर साल ये जो सीज़न आता है ना ईयर एंड का, इसमें रश होता है, यानी बिठाने की जगह नहीं है, हमें मना करना पड़ रहा होता है कि भाई अब सीट्स नहीं है। एक आध और करा रहा है तो वहाँ की ज़रा शिकायतें ज़्यादा ठीक नहीं है, तो हमारे पास लोग ज़्यादा आना चाहते हैं, क्योंकि मैं पुराना हूँ पढ़ाने वाला इसमें। फिर एक्सेल भी पढ़ा रहा होता हूँ मैं, पिस्ट्री भी अलग, क्विक बुक अलग, तो सारी चीज़ें चल रही होती हैं सेंटर में। यानी अपने सेंटर में मैंने कोई टीचर नहीं रखा हुआ, ओनली मैं और एक मेरा एक साथी है, बस 2 हैं, कोई टीचर नहीं रखते हम। वही ना, मैं अपने टॉपिक्स, भाई जल्दी आ जाओ, देखो मैं चाय पी रहा हूँ, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। मेरे टॉपिक सारे कोई सही से पढ़ा नहीं सकता ना, किसी को दिए थे बीच में मैंने, लेकिन फिर वही हुआ कि शिकायतें। मैं जब बहुत बिजी था तो एक टीचर रखा था मैंने, लेकिन छोड़ दिया, मैं हटा दिया। जी एक लाइट खोल दो बेटा कोई, वो पहला बटन दबा दो, पहला वाला बटन दबा दो, पहला बटन दबा दो, बस अब सही है। अब नींद भाग जाएगी। हाँ वो ज़रा रिलैक्स माहौल हो गया था ना बहुत ज़्यादा। डिटेल में पढ़नी है ना तो पीचट्री की बुक आप पेटी वाला से ले लीजिएगा, अनीस को पता है, वो मंगा, उसके बाद होगी भी शायद। बुक रखी हुई आपने कोई मेरी यहाँ पे? अभी नहीं रखी, एक आध ला के रख लें, स्टूडेंट को दिखा दीजिएगा कभी ज़रूरत पड़े तो। और अभी मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पे कुछ, मैं यूट्यूब पे इसकी पीचट्री वगैरह की भी वीडियोस डाल दूँ। अभी तक एक्सेल तो डाल दी है मैंने, टाइम नहीं मिलता असल में, टाइम का प्रॉब्लम है। बस स्टूडेंट आ रहे हैं, ज़रा सो रहे थे, मैंने 5 मिनट होके आ जाओ भाई बाहर। तो आप वीडियो को एडिट भी कर लेते हैं, डायरेक्ट दे देते हैं, एडिट करते हैं इसको बीच में, यानी कुछ एडिट कर दीजिएगा ना जो